फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छा नहीं आया रिजल्ट, तो फिर मैंने जो 15 दिन थे मैंने पूरा फोकस मॉक पे किया। सिर्फ मॉक 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 दिए थे, तो फिर मतलब 15 ही दिन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर उसमें 99 परसेंटाइल आ गया था। 15 दिन में 99 परसेंटाइल आ गया था 96 से। और हाँ क्या होता है, मॉक नहीं दिए थे तुमने, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे? हाँ, पहले मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, 15 दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिए, फिर मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। हाय, कैसे हो? तो यार आज एक थोड़ा सा अलग वीडियो होने वाला है। आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस करेंगे। आज एक ऐसे एस्पायरेंट की स्टोरी लेकर आया हूं जिन्होंने मात्र 2 महीने के अंदर जेईई मेंस 99 परसेंटाइल से क्रैक करा था, और उनकी स्ट्रैटेजी क्रैक करने की कोशिश करेंगे। और उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाकर आप अपनी प्रिपरेशन में अगर डाल देते हो, आप 20 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। इस वीडियो से क्या आपने सीखा, इसके नोट्स बनाओगे और नोट्स बना के कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ यार आ चुकी हैं अदिति, और आज हम लोग इनसे पूरा का पूरा एक वो इंटरव्यू सेशन होता है, और वहां से जो भी चीजें इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में यूज करी हैं वो सभी चीजें निकलवाने वाले हैं, वो सारे सीक्रेट्स निकलवाने वाले हैं। तो अदिति, पहले यार अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दो बच्चों को कि क्या परसेंटाइल था, कौन से कॉलेज में हो, क्या है क्या नहीं, तो वो एक बार बता दो। हेलो हेलो संकल्प। तो आई एम अदिति त्रिपाठी और अभी मैं एनआईटी भोपाल में पढ़ रही हूँ और सीएससी ब्रांच है। तो पहले तो मैं 2 साल कोटा में गई थी, कोटा से प्रिपरेशन करने गई थी, पर इनिशियली ज्यादा 2 साल पढ़ाई हो नहीं पाई थी। 11 में ठीक ठाक पढ़ाई कर रही थी, बट उसके बाद फिर थोड़ा रह गया था पढ़ना। तो आखिरी के 2 महीने में मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 96 परसेंटाइल थे। तो मैंने एनआईटी अगरतला में कोई ब्रांच सिलेक्ट कर ली थी, पर मुझे सीएससी चाहिए था। पर मैंने सोचा चलो ठीक है, एनआईटी अगरतला है, ठीक है, वहां पे ब्रांच अपग्रेड करने का ट्राई कर लेंगे। लेकिन फिर जैसे जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो मुझे लगा यार यहाँ तो नहीं हो पाएगा, मतलब एक तो अगरतला इतनी दूर और फिर ब्रांच में भी कुछ इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। तो मैंने फिर आखिरी के 2 महीने ही बचे हुए थे मेंस में, तो मैंने सोचा कि अब 2 महीने ही बचे तो फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो आखिरी के 2 महीने में मैंने फिर से पढ़ना चालू किया। मैंने सोचा एक बार और मेंस देके देखते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में तो मेरा फिर से 96 परसेंटाइल आया था, तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब दोनों अटेम्प्ट्स के बीच में कुछ 15 दिन थे, तो जो पहला अटेम्प्ट दिया था, हाँ, तो उसमें मैंने ना मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बट मॉक वगैरह नहीं दिया था। तो बट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छा नहीं आया रिजल्ट, तो फिर मैंने जो 15 दिन थे मैंने पूरा फोकस मॉक पे किया। सिर्फ मॉक 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 दिए थे, तो फिर मतलब 15 ही दिन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर उसमें 99 परसेंटाइल आ गया था। 15 दिन में 99 परसेंटाइल आ गया था 96 से। और हाँ क्या होता है, मॉक नहीं दिए थे तुमने, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे? हाँ, पहले मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, 15 दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट ही दिए, फिर मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। तो यार यहाँ पे देखो, एक चीज है छोटी सी, तुमने 2-3 बार मेंशन करा कि तुमने पहली बार में भी जब तैयारी करी थी तो आखिरी के 2 मंथ में ही तैयारी करी थी मेन, और उसके बाद अभी भी हाँ बताया आखिरी के 2 महीने में तैयारी करी, तो फिर वो 15 दिन में। तो चलो वो तो खैर बात की बात है कि तुम्हें 2 महीने पहले ही क्यों याद आता था, जेई का पेपर है। लेकिन ये 2 महीने में तुमने ऐसा क्या कर दिया था कि यार ये इतने अच्छा अच्छा परसेंटाइल निकल कर आ जाता था? 2 महीने में तो पहले तो दोनों बार यही गलती की थी। 2 महीने में मैंने सिलेबस कंप्लीट करने पे पूरा फोकस किया था, तो उस हिसाब का परसेंटाइल मेरा आ गया था 96। फिर उसके बाद मुझे अकल आई कि नहीं, मॉक टेस्ट देते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा आ नहीं रहा है। तो फिर मॉक टेस्ट जैसे दिया तो मतलब काफी फायदा हुआ। मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ यही मिसिंग था जब मैं दे रही थी, तो 15 दिन में उससे अच्छा खासा आ गया। तो मतलब 15 दिन में तो मॉक टेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल था। देखो यार, मैं तभी हर एक स्टूडेंट से यहाँ पर यही बोलता हूँ कि यार देखो, तुम्हारा दिसंबर जो है ना वो इस समय पूरा कोर्स कंप्लीशन के लिए है। जनवरी में ना अगर तुमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुम मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो गए, यहाँ तक कि तुम 80% सिलेबस के साथ भी रेडी हो जाओ, तो तुम्हारे पास एक अच्छा खासा चांस रहेगा कि वो मॉक टेस्ट देके, वो एनालिसिस करके, वो खुद का क्लॉक एडजस्ट करके कि यार चलो मेरे को पहले क्या चीज अटेम्प्ट करनी है पेपर में, और फिर वो जो चौथा सब्जेक्ट होता है ना जेई का, वो मेंटल टेम्परामेंट, वो बनाने का आपको मौका मिल जाता है। तो ये चीज मैं कई बार मैं कह भी चुका हाँ हूँ, और इतनी प्यारी सी टेस्ट सीरीज भी बना रखी है तुम लोग के लिए जेई संकल्प के टेस्ट ऐप पे। तो जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, वैसे तो यार तुम में से मेजर बच्चे जो सुन रहे होंगे वो हुए हैं ही उस टेस्ट सीरीज में एनरोल।
बट जो नहीं भी है आ जाओ वहां पर। अब तो वहां पर ग्लोबल रैंकिंग्स भी ऐड करा दी हैं, आपको आपकी रैंक तक पता लग जा रही होगी वहां पे 5-7 हजार बच्चों के बीच में कि कौन सी रैंक आपकी आ रही है। तो वो टेस्ट आप दे सकते हो। टेस्ट ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाके एनरोल हो जाओ जो बच्चे नहीं हुए हो। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था, जैसे मान लो तुमने आखिरी के जो 2 मंथ में तैयारी करी थी, तो 2 मंथ में कोर्स कंप्लीशन कहाँ से करा था, क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से करी, पीवाईक्यू कहाँ से करे, ये मतलब पूरा ये चीज कहाँ से प्रिपेयर करी थी, और जो बच्चे अभी दिसंबर में है एक्चुअली वो कहाँ से मतलब कर सकते हैं वो तुमसे इंस्पिरेशन लेके, वो चीजें पर बता दो। अच्छा, जैसे मेरा 11th-12th में फिजिक्स थोड़ा वीक था, तो फिजिक्स पे मैंने 11th-12th में भी ध्यान नहीं दिया था, तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। तो जब ड्रॉप ईयर में, मतलब जब 2 महीने थे, तो उसमें मैंने अलग पांडे सर से पढ़ा था फिजिक्स, तो मेरा फिजिक्स अच्छा खासा हो गया था। और बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री तो मैंने वाइब्रेंट के नोट्स थे मेरे पास, तो पूरा उसी से पढ़ा था। मतलब मॉड्यूल से पढ़ा। और जो हाँ, हाँ, मॉड्यूल्स और नोट्स भी थे मेरे पास, हाँ, खुद के। तो बाकी जो क्वेश्चंस की बात है, तो वो भी वाइब्रेंट की शीट से ही किए थे, उसमें पीवाईक्यूज भी थे, तो वाइब्रेंट की शीट से सॉल्व की थी मैंने, और कहीं से नहीं किया था। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि फिजिक्स जो एक वीक पोर्शन था, ठीक है, उसमें एक फुल लेंथ लेक्चर्स को प्रिफर कर लिया, और बाकी जो ऑलरेडी मतलब तुमने पढ़ रखा है 12th के अंदर या जहाँ भी तुमने कोचिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो वो चीज वहां से पकड़ ली थी। तो देखो यार, अब तुम बच्चे भी यार यहाँ से थोड़ा सा ना चीज समझ सकते हो। तुम लोग दिसंबर में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोर्स कंप्लीशन के लिए अब इस समय यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट्स आ गए, हमारे टाइम में तो इतने मतलब वन शॉट सीरीज होती नहीं थी उस तरीके की, लेकिन अब तो बहुत सारे आ हाँ, गए हैं। तो अब क्या है ना कि बच्चे जैसे मंजिल बैच है, एक मंजिल बैच करके सीरीज है, तो अब बच्चे उसी में ही पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से पूरा कोर्स उसी से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, एक चीज समझो, जब तुमने भी ड्रॉप ईयर लिया होगा तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें हो सकता है बहुत सारे टॉपिक ना आते हो, लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी उसके नोट्स थे, तो तुम उसको रीड करके तुम्हें, हाँ, ये क्या अपनी शक्तियां तुमको याद आ गई वापस कि हाँ, यहाँ पर मैंने पढ़ रखा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को फिर से बिल्कुल जीरो से चालू करना होगा। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं अभी कि मंजिल बैच से जो चैप्टर्स ऑलरेडी पहले कर भी रखे हैं वो भी आप मंजिल बैच में टाइम वेस्ट कर रहे हो, या वन शॉट में टाइम वेस्ट कर रहे हो, या अपने कोचिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है ना, अपने नोट्स देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू करो, खत्म। बाकी जो नहीं कर रखा है वो जैसे इन्होंने बोला कि अलग पांडे सर से करा था, तो वहां पर आप टीचर को पकड़ सकते हो ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पे जाके टीचर्स को देख सकते हो। फिजिक्स के लिए अलग पांडे सर बताई दिए। अच्छा, जैसे केमिस्ट्री और मैथ के अंदर भी किसी टीचर को आपने देखा था यूट्यूब वगैरह पे, या फिर वाइब्रेंट से ही करा था कंप्लीट? नहीं, वाइब्रेंट से ही किया था, और केमिस्ट्री में तो बाकी एनसीईआरटी की थी। हाँ, हमारे टाइम में तो खैर इनऑर्गेनिक आती थी अच्छी खासी, अब तो इनऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन ही हट गया है। तो हमारे टाइम में खैर एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा रोल था कि एनसीईआरटी से आपको पता होता था हाँ, कि 30-40 नंबर के सवाल आने ही आने हैं। तो वो चीज़ थी। लेकिन अभी भी जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अभी भी यार कुछ चैप्टर तो बचे हुए हैं तुम लोग के, ठीक है, जैसे मान लो पी ब्लॉक बचा हुआ है, डीएफ ब्लॉक बचा हुआ है, वो आप कर सकते हो एनसीईआरटी से, पीरियोडिक टेबल बची हुई है, बायोमोलिक्यूल्स बचा है। तो ये चीज़ आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। बाकी जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो तो खैर एनसीईआरटी से कर ही रहे होंगे। तो अदिति यार, जैसे कि तुम कह रही थी कि तुम वाइब्रेंट की शीट सॉल्व करती थी, कितने सवाल रहते होंगे वाइब्रेंट की शीट में लगभग पीवाईक्यू मिलाकर? मिलाकर मतलब एक चैप्टर के 200 क्वेश्चंस होते होंगे, ठीक है, तो 200 सवाल पीवाईक्यूज मिलाकर, हाँ। रहते होंगे यानी एक चैप्टर के। तो एक दिन में कितने सवाल हो जाते होंगे, मतलब जैसे एक दिन में तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तीनों सब्जेक्ट्स में अगर तुम कर रही हो तो कितने सवाल हो जाते होंगे लगभग? मतलब 60 to 80 क्वेश्चंस हो जाते थे। 60 to 80 क्वेश्चन हो जाते थे, तो 60 to 80 क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है, तो कितना घंटा, लाइक कितना टाइम देते हो सॉल्विंग को, मतलब पूरे दिन में? मतलब पूरे दिन में 6-7 घंटे देती थी, तो ऑन द एवरेज 60 to 80 क्वेश्चंस हो जाते थे। तो 6 से 7 घंटा सॉल्विंग में लगभग जाता था, जब थ्योरी कंप्लीट था काफी हद तक, और हाँ ठीक है। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे ना बच्चों के साथ क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ऑर्गेनिक का सवाल है, वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, तो अब मेरे को बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बताओ कि जैसे सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो, या 2-3 सवाल एक साथ नहीं हुए, तो क्या करती थी उसके, मतलब उससे पहले क्या करती थी क्वेश्चन सॉल्विंग से पहले, और क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हुआ तो उसके बाद क्या रोड मैप रहता था जिससे वो सवाल मैं एक मतलब एक शीट को मैं आईआईटी जे लेवल पे रेडी कर लूँ, तो वो चीज़। हाँ, मतलब एक क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी, ट्राई करती थी खुद से करने का कि हो जाए, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम, 1 घंटा एक ही क्वेश्चन पे बैठे हुए हैं, आधा घंटा बैठे हुए हैं। उस टाइम मैं उसको मार्क कर लेती थी, सारे क्वेश्चंस मार्क कर लेती थी, जो भी नहीं हो रहे हैं, और फिर अपने फ्रेंड से पूछती थी। तो फ्रेंड्स वगैरह बता देते थे कैसे करना है, तो उनको मार्क करके रखती थी और नोट डाउन कर लेती थी। यानी तुमने एक सवाल लिया और तुमसे नहीं सॉल्व हुआ तो तुमने उसको उस पर टाइम नहीं लगाया, पहली बात तो ज्यादा, क्योंकि फिर बाकी सारे सवाल भी खराब ना हो। हाँ,
सही चीज है। और उसके बाद फिर हाँ ठीक है, फ्रेंड से पूछ लिया। अच्छा, मान लो अगर जैसे तुमने थ्योरी पढ़ा, तुम थ्योरी पढ़ के डायरेक्टली सवाल पे आती थी, या उससे पहले भी कोई चीज होती थी कि जिसकी वजह से सवाल हो रहे हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम थ्योरी पढ़ के सवाल स्टार्ट कर नहीं पाता बच्चा, तो वो चीज क्या तुम डायरेक्टली हाँ, सवालों पे आ जाती थी? क्योंकि थ्योरी और क्वेश्चंस में काफी डिफरेंस होता है। मतलब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अचानक से क्वेश्चंस सामने आ जाए तो नहीं हो पाता। तो जैसे नोट्स थे मेरे पास, तो नोट्स में सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं। तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स करती थी, मतलब पढ़ती थी, तो समझ आता था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो उससे एक आइडिया लग जाता था। उसके बाद क्वेश्चंस पे जाती थी। के बाद क्वेश्चन पे जाती थी। तो मैं एक रोड मैप अगर बनाऊंगा तो वो ऐसा होता था, हाँ, तुमने थ्योरी पढ़ा, अपने क्वेश्चंस पढ़े, नोट्स में हाँ, जो भी तुमने करा रखे हैं, फिर तुम क्वेश्चन पे गई, बना तो ठीक, नहीं बना तो मार्क कर लिया, बाद में पूछ लिया, फिर उसके बाद स्टार मार्क करके रख लिया। हाँ। स्टार मार्क क्वेश्चन को कभी रिवाइज आगे करना और रहता था कि वो स्टार मार्क ही रहेगा करना? काफ़ी टाइम तो स्टार मार्क ही रह जाते थे, बट हाँ, कभी-कभी रिवाइज देख लेती थी बाद में। तो देखो यार, हाँ, यही फिर चीज है। से सॉल्व नहीं करती थी, बस देख लेती थी, पता चल जाता था क्या किया था कैसे इसमें। करना है। तो देखो यार, यही चीज है। हाँ, मैं यही बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि आपके पास ना एक तो एक डाउट सॉल्विंग का एक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक सपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारी कोचिंग ऑफर भी करती है, जैसे इनके पास उनके दोस्त ही थे। अगर आपके पास भी दोस्त हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं है दोस्त, तो हमने ऑलरेडी एक जेई संकल्प ग्रुप्स करके कम्युनिटी बना रखी है। अब वो कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, तो वहां पे जा सकते हो, वहां पे अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी पोस्ट कर सकते हो वहां पर। और मैं वहां पर और बच्चे जो ऑलरेडी जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं वो भी इंकरेज करूंगा। अगर आपको उन चैप्टर से कोई सवाल मिलता है तो सॉल्व कर देना यार, एक दूसरे के सवालों को सॉल्व करोगे, आपके भी डाउट क्लियर होंगे, आपका भी रिवीजन होगा, और फ्री है तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो ये चीज़ हमने मेंटोरशिप में इंक्लूड कर रखी है हमने। आप हमारी मेंटोरशिप में अगर एनरोल होते हो, 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल होते हो, तो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास टीचर्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। आप कभी भी 24/7 उनसे एकेडमिक डाउट पूछ सकते हो, वो आपका एकेडमिक डाउट क्लियर कर लेंगे। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको अवेल कर सकते हो। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो देखो अदिति, तुमने बोला था कि तुम मॉक टेस्ट देती थी लास्ट के टाइम में आके, ठीक है, और मॉक टेस्ट से ही ये इंप्रूवमेंट तुम्हारा हुआ था, स्कोर का इंप्रूवमेंट हुआ था। मॉक टेस्ट में हाँ। पहला मॉक टेस्ट का कुछ स्कोर ध्यान होगा कि पहले पहला जो सबसे पहला दिया हुआ उसमें क्या स्कोर आया होगा? मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं पहले में क्या था, बट हाँ, स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट में ऐसा था कि 110 से 120 के बीच में ही रहते थे, मतलब 100 to 120 के बीच में। 100 से 110 नंबर लगभग पहले मॉक टेस्ट में, स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में आए थे। अच्छा, हाँ, 2-3। कितना इम्प्रूव हो गया था आते आते, कितना हो गया था लगभग improve? एंड तक आते-आते 160 to 180 के बीच में आने लगे थे। ठीक है, 160 to 180 यानी 70-80 नंबर का इंप्रूवमेंट हो गया। अब देखो, सबसे पहले ना मैं हर एक हाँ, स्टूडेंट को एक चीज बता दूं जो देख रहे हो, तुम अभी कोचिंग के टेस्ट दे रहे होगे, अभी से देना चालू करते होंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करा, पहला मॉक टेस्ट दिया, सोचते हैं पहले मॉक टेस्ट में 250 नंबर आ जाएगा। वो नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे पहले मॉक टेस्ट में स्कोर हमेशा ही कम आएगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर तुम मॉक टेस्ट में गलती करके सीखोगे, और फिर उसके बाद सीख के अगले टेस्ट में उस चीज पे अप्लाई करोगे या एनालिसिस करोगे, तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी गलतियां क्या होती है। अच्छा, बाकी टेस्ट का एनालिसिस करती थी कि नहीं करती थी? हाँ, हाँ। सारे टेस्ट देने के बाद पहले एनालाइज़ करती थी, फिर ही दूसरा देती थी। कैसे, क्या चीज एनालाइज, क्या चीज मतलब उसमें देखती थी, मेन चीज क्या हो सकती थी, क्या देखती थी उसमें? मतलब जो भी मैंने गलत किया होता था, जो भी मुझे चैप्टर्स आते थे, उनके जो क्वेश्चंस मैं गलत करती थी, हम्म, तो पहले उसका सॉल्यूशन देखती थी। फिर उस उससे भी अगर याद नहीं आता था, तो वो फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेती थी वो चीज़, वो चैप्टर, और उसके बाद दूसरा टेस्ट देती थी। हम्म। वही चीज है कि अगर देखो, मैं हर एक स्टूडेंट को अभी चीज बोलूंगा, आप ना जाकर अभी जो मॉक टेस्ट देते हो, ऑलरेडी जो दे रहे हो, उसके अंदर ये चीज एनालाइज करना कि मान लो अगर तुमने कोई भी गलती नहीं करी होती, ठीक है, या जो चैप्टर्स में ऑलरेडी आते थे वो गलती तुमने नहीं करी होती, तुम्हारे नेगेटिव नहीं होते, तो तुम्हारा स्कोर कितना होता? और तुम खुद देख के चौंक जाओगे कि वो स्कोर तुम्हारा 130-140 होगा, और तुम्हारा जो स्कोर एक्चुअली में आया हुआ है वो 100 या 90 रहा होगा। क्योंकि जो चीज अगर तुम गलत कर रहे हो ना, वो उन्हीं टॉपिक से जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो तुम उसमें इंप्रूव कर सकते हो। तो जैसे उन्होंने बताया नोट्स पढ़ के कर लेती थी, तो ये चीज आप भी कर सकते हो। चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी में सर्च करो तो आ जाएगी क्वेरी वगैरह, छोटी सी आप रिवाइज कर लो वहां से, तो ये कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जैसे हमारे टाइम में मेरे को ध्यान है, मैं तो जो करता था, मतलब मैं भी करता था अपने टाइम में, वो वेदांतु के वो होते थे, क्या मॉक टेस्ट के वीडियोस आते थे, हाँ, तो वो कुछ करती थी अपने टाइम में, क्योंकि वो भी अब चालू हो जाएंगे बच्चों के लिए इस समय, तो वो चीज कैसे बेनिफिशियल रहती है, क्या रहता है? हाँ, मुझे याद है कि जब मैंने दिया था, मतलब मैं मॉक टेस्ट देती थी अगर एक टाइम पे दिन में, तो एक टाइम पे मैं वो वाले वीडियोज़ देख लेती थी। तो उससे क्या होता था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था और क्वेश्चन भी वो पूरे-पूरे सॉल्व करके आपको बताते थे, तो हो जाता था जल्दी खत्म। तो मेरे को याद है कि मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे उसके पहले, उन वीडियोज़ के पहले। और फिर मैंने उस वीडियोज़ में सीखा कैसे करना है, और वही 1-2 क्वेश्चन आए थे मेरे जेईई मेन्स में।
तो मुझे लगा कि वो चीज़ भी बहुत हेल्प की थी। सेम क्वेश्चन आए थे। यानी तुम हर एक चीज, मतलब तुमने हर एक चीज, ऐसा नहीं था कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है कि थ्योरी, क्वेश्चन, पीवाईक्यू, उसी से ही हर चीज सीखी थी। मतलब कुछ ऐसे कंसेप्ट से कुछ ऐसे सवाल वो भी थे जो मॉक टेस्ट से भी डायरेक्टली तुमने सीख लिए थे कि ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आया तो हाँ। हाँ, ये चीज होती है, मैंने भी अपने टाइम में करी है। और आप अपना ये चीज कर सकते हो, हमने भी ऑलरेडी एक सीरीज चालू कर रखी है मैथ्स के लिए, वो भी आप देख सकते हो। बाकी आपको बहुत सारी सीरीज मिल जाएंगी, वेदांतु पे चल रही है, फिजिक्स वाला में भी मंजिल बैच में चल रही है। तो ये यहाँ से भी ना, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के या जो टेस्ट के वीडियोस रहते हैं, इनको आप फॉलो करके ना कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो वहीं के वहीं सीख लो आप। ठीक है, वहीं के वहीं टीचर समझा देगा, आपको पूरा चैप्टर सीखने की जरूरत नहीं है, आप वहीं के वहीं कर लो। जैसे एक चीज थी, मैं अपने टाइम में डॉपलर इफेक्ट मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बट मेरे को उसका सवाल सॉल्व करना आता था। मुझे आज तक नहीं पता डॉपलर इफेक्ट क्या चीज होती है, बट सवाल आता था। हाँ, ठीक है, वो ऐसे आ गया था क्योंकि मुझे भी एक चैप्टर नहीं आता था। हाँ, तो वो ऐसे होता था कि वो सवाल आ गया, बस हमको करना है वहां पर। उसका क्वेश्चन है। हाँ। तो ये कर सकते हो आप। अच्छा, एक चीज और है लास्ट। तुम्हारा जो, जैसे मान लो अगर तुमने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा, तुमने अगला मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स कम आ गए, तो बच्चे कहते हैं कि यार भैया डिमोटिवेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो ऐसा दिल पे लगता था टेस्ट कभी नंबर कम आ गए कभी? हाँ, कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि अब यहाँ पे कम आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी कम आएँगे। तो ऐसे डिमोटिवेशन तो हो जाता था। पर नहीं, करते जाना, मतलब जनरली क्या होता था कि बहुत सिली मिस्टेक्स के कारण कम आए होते थे। मतलब काफ़ी अच्छे आ सकते थे, बट उन्हीं चैप्टर्स में कम आते थे जो आते हैं चैप्टर्स। तो वो तो मॉक टेस्ट दे-दे के ही सुधरेगा। मतलब बार-बार आप एनालिसिस करोगे तो वापस से आप सेम मिस्टेक नहीं करते हो बाद में। तो आप पहले अपनी मिस्टेक देखो, फिर आप सेम तो नहीं रिपीट करते हो। तो यार देखो, पहले टेस्ट में मार्क्स आ गए, दूसरे में आ गए, तो वो ग्राफ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला है, वो कभी कभी नीचे भी हो जाता है। हाँ, ठीक है, उसमें आप इस चीज का ध्यान रखना कि आप अगर एनालिसिस करते रहोगे ना, तो अगर 120 नंबर आए हैं तो आपके पास 180 नंबर एनालिसिस करने के लिए भी हैं। तो वो अगर चीज अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपका एक्चुअल इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते समय वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज मेरे को स्ट्राइक करी थी कि जो सवाल आपने ऑलरेडी, मतलब जो चैप्टर हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो इस चीज का हाँ। आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो यार सबसे पहले तो एक चीज है, बच्चे के दिमाग में डाउट रहता है कि यार ऑलरेडी चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब आगे पढ़ते जा रहे हैं, बट पिछला चैप्टर तो भूल ही गए, बिल्कुल दिमाग से स्लिप हो गया। तो वो चैप्टर अगर हमको दिमाग में रिटेन रखना है तो उसका क्या तरीका है? वो नोट्स तो इतनी मोटी कॉपी बन जाती है उसका, उसको कैसे रिवाइज करेंगे? तो उसको कैसे करेंगे बताइए? हाँ, बार-बार नोट्स रिवाइज़ करना तो पॉसिबल नहीं है। बार-बार आप नोट्स रिवाइज़ करोगे तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो मैं जब भी पढ़ती थी तो मुझे याद है कि मैं शॉर्ट नोट ज़रूर बनाती थी। तो वापस से जब भी रिवाइज़ करना होता था तो शॉर्ट नोट से ही रिवाइज़ करती थी। तो शॉर्ट नोट से यार मैं भी बोलता हूँ बच्चों को कि आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है, क्योंकि वो 1 पेज या 2 पेज के नोट्स रहते होते हैं, और उससे क्या होता है कि वो पूरा चैप्टर हाँ, आपको 1-2 घंटे में पूरा दिमाग में बैठ जाता है। अब तुम लोग ने अगर अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। हमने एक माइंड मैप्स आपको दे रखे हैं, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। उन माइंड मैप्स को डायरेक्टली आप डाउनलोड करो, ठीक है। उस माइंड मैप में क्या होगा, वो पेज होता है, एक पेज होगा, उस पेज पे आगे माइंड मैप है, पीछे का पेज पूरा खाली होगा जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे। आगे जो भी थ्योरी लिख रखी है, ठीक है, कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं, कर लो, पीछे कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो कर लो, आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होगा, 10-15 मिनट का काम है। लेकिन ये 10-15 मिनट का जो काम है ना, इससे अगर आपको एग्जाम से 10 दिन पहले कोई चैप्टर आपको याद नहीं आ रहा, कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है, तो उसको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। एक्चुअली में नोट्स लेकर बैठोगे इतने भारी कहाँ से याद आएंगी, कौन सी चीज याद आएंगी? और स्पेशली ऑर्गेनिक के अंदर ये चीज जरूर कर लेना। ऑर्गेनिक के लिए तो स्पेशली सारा मटेरियल, मतलब सारी रिएक्शन टेस्ट, सारा रिएजेंट वाले की कौन कौन सी रिएक्शन होती है, सब कुछ हम लोग ने ऑलरेडी ऐप पे भी दे रखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखा है। तो उसका भी आप प्रिंट आउट निकलवा के, मैं तो कहूंगा कि अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ताकि उस पर नजर पड़ती रहे रोज रोज, तो वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये चीज कर सकते हो। तो अरिति, चलो यार इस सेशन को खत्म कर लेते हैं, लेकिन एक चीज लास्ट में मेरे को ये और बता दो जो कि बच्चों के लिए भी है, कि टाइम टेबल क्या रहता था तुम्हारा, मतलब दिन में किस तरीके से टाइम डिस्ट्रीब्यूट रहता था? अ, अच्छे से तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे बस इतना याद है कि सुबह उठती थी, 7 बजे उठती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सुबह की पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो सुबह 7 बजे उठती थी, फिर पढ़ती थी, फिर पढ़ने के बाद थक जाती थी तो दोपहर में एक नैप लेती थी और फिर पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, तो बाकी टाइम टेबल में तुम कैसे ध्यान नहीं है कि क्या दिन में क्या होता था, दिन में कैसे, मतलब कितने टाइम क्या पढ़ती थी ऐसे? हाँ, बाकी ये सब तो कुछ याद नहीं है, बस मैं पढ़ती थी, ऐसा पूरे दिन इतना याद है। देखो यार, तुम्हें भी ऐसे ही बनाना है टाइम टेबल, ठीक है, तुम्हें ध्यान नहीं रहना चाहिए किस समय क्या कर रहे हो, लेकिन हाँ, ये है कि दो, मैंने एक चीज देखी, 2 मेजर स्टडी सेशंस होते थे, एक दिन में, एक रात में, बीच में एक हाँ, नैप होता था ताकि फ्रेश रहो एकदम ऐसा।
तो ये चीज़ है। अच्छा, जाते-जाते बच्चों को कुछ अगर बताना चाहोगे, मतलब अगर बच्चे भी इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं, 99 परसेंटाइल 15 दिन में क्रैक करना चाहें, तो वो कैसे हो सकती है? या क्या उसका फ़ॉर्मूला है? तो वो थोड़ा-सा अगर बताना चाहो बच्चों को। हाँ, तो जैसे अभी दिसंबर है पूरा और जनवरी के भी कुछ दिन हैं, तो मतलब 10 जनवरी तक तो सिलेबस कंप्लीशन में लगाना चाहिए, मतलब जितने चैप्टर्स आते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में। और मतलब नए चैप्टर अब एंड में देखने का तो कोई मतलब नहीं है, जितने आते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और हाँ, मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह, पढ़ाई करना अलग चीज़ है और कोई एग्ज़ाम क्रैक करना अलग चीज़ है। तो आप जब तक वो प्रेशर नहीं बिल्ड करके आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो मुश्किल है। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली ये था कि आपको अपना ढंग से कोर्स कंप्लीशन करना है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उसके रिवाइज करना है, और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपके लिए एक प्यारी सी टेस्ट सीरीज बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। चलो यार, खत्म कर लेते हैं सेशन को। और बाकी अब अदिति दीदी आपको हमारे चैनल पर भी दिखती रहेंगी कुछ कुछ वीडियोस के अंदर, ठीक है? तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, ये छोटा सा सरप्राइज था जो मैं बता रहा था आपको। बाकी चलो खत्म कर लेते हैं सेशन को। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉली।